लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर दरअसल महाराष्ट्र में जारी सियासी दंगल आज नए दौर में पहुंच चुका है। एमएनएस के कार्यकर्ता आज सुबह से सड़कों पर निकल कर आए हैं और राज ठाकरे का कल तक का अल्टीमेटम आज पूरा हो गया है। आज अल्टीमेटम के मुताबिक आज से जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान होगी वहां एमएनएस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और ऐसा होने भी लगा है। ये दिखाई दे रहा है मुंबई से आई अलग अलग तस्वीरों में। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई अन्य शहरों में भी ये दिखाई दिया कि वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि हर मस्जिद के बाहर बंदोबस्त है और लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो रही है। पुलिस की टीमें साउंड लेवल चेक करने वाली मशीनें लेकर घूम रही हैं ताकि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सके। राज ठाकरे पर लगाम कसने के मकसद से उद्धव की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये पूरा मामला औरंगाबाद में भड़काऊ भाषण का है, लेकिन एफआईआर सरकारी नोटिसों से लाउड स्पीकर की सियासत धीमी पड़ेगी ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। तो राज ठाकरे ने कल ही सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया था। उसका असर सुबह से ही दिखने लगा। हालांकि राज ठाकरे के खिलाफ दंगा भड़काने की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन वो शांत बैठ जाएंगे ऐसा लगता नहीं। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम चला रहे राज ठाकरे कोई नया बवाल खड़ा करे, इससे पहले उद्धव की पुलिस ने उनको कानूनी शिकंजे में जकड़ने की तैयारी कर ली है। 1 मई को औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने जो हुंकार लगाई थी उसे पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी माना है और केस दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 116 यानी अपराध के लिए उकसाना, धारा 117 यानी भीड़ को भड़काना और धारा 153 यानी जानबूझकर लोगों को दंगे के लिए उकसाना। एफआईआर में राज ठाकरे समेत आयोजकों के नाम भी हैं। राज ठाकरे को कई शर्तों के साथ रैली की इजाजत मिली थी और औरंगाबाद पुलिस के मुताबिक राज ठाकरे ने कई शर्तों का उल्लंघन किया है। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कौनसी ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। उधर मुंबई में राज ठाकरे के घर के बाहर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस उनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और उनके कार्यकर्ताओं को भीड़ लगाने से रोकने की तैयारी में है। वजह है राज ठाकरे का अल्टीमेटम जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। अगर आज से लाउड स्पीकर पर अजान सुनाई पड़े तो जवाब में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। राज ने कहा कि उद्धव सरकार डुलमुल रवैया दिखा रही है। लाउड स्पीकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मस्जिदों को लाउड स्पीकर की इजाजत दी गई है तो मंदिरों को भी दी जाए। लोग लाउड स्पीकर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएं। लाउड स्पीकर बजे तो रोज पुलिस से शिकायत करें। राज ठाकरे की ऐसी अपील पर मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराजगी जता रहे हैं और इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना, इसका विरोध कोई भी देशवासी, देशभक्त मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कि भाई हम किसी मस्जिद के सामने पढ़ेंगे या मस्जिद के इलाके में पढ़ेंगे या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आकर हम इसको पढ़ेंगे तो ये एक चेतावनी है और एक समाज को बांटने की और दो समाजों के दरमियान खाई पैदा करने की बात है। उद्धव के सामने मुश्किलें दो तरफा है। पहली तो ये कि हिंदुत्व की राजनीति पर महाराष्ट्र में उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है और दूसरी ये कि राज ठाकरे के ऐसे हथकंडों से प्रदेश का माहौल बिगड़ने का डर है। संज्ञेय अपराध रोकने की धारा 149 के तहत राज ठाकरे को नोटिस जारी किया गया। ऐसे ही नोटिस 855 लोगों को दिया गया है। धारा 144 के तहत 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेज दिया गया है। 94 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 86 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको नोटिस मिली है क्या सर? ये कंफर्मेशन दे दीजिए। हाँ। मिली है। पण सर उद्याचं जे आहे स्वाक्षरी मोहीम राज ठाकरे मुंबई में लाउड स्पीकर पर मुहिम छेड़ने के साथ अब खुद की हिंदूवादी छवि चमकाने में जुटे हैं। 5 जून को वो अयोध्या जा रहे हैं। इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। मतलब ये लड़ाई अब आसानी से थमने वाली नहीं दिखती।
मुंबई से पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, आज तक। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, दरअसल ये पूरा मामला अजान बनाम हनुमान चालीसा का तो है ही, लेकिन आज अल्टीमेटम पूरा होने के साथ साथ नजरें इस बात पर भी हैं कि उद्धव अपने भाई के खिलाफ कैसे एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं मुंबई के सबअर्बन इलाके दादर में इस वक्त मौजूद हैं। सामने ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे का घर है और इस वक्त ग्राउंड में ये हो रहा है कि यहाँ पर काफी सुरक्षा बल मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से भारी जमावड़ा है यहाँ पर पुलिस फोर्स का, और मुंबई पुलिस का कहना है कि वो अलर्ट पे है। साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पे है, और न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे राज्य भर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एसआरपीएफ की कई कंपनियां मौजूद हैं, होमगार्ड्स की कंपनियां मौजूद हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पे किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब बड़ा आपका दिलचस्प सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो अपने कजिन राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हाँ और ना दोनों। पहली चीज तो यह है कि कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है उनको जैसे कि नोटिस दे दिया गया है 149 सीआरपीसी 149 के तहत, और औरंगाबाद में भी मामला दर्ज कर लिया है। उसके पीछे वजह तो यही है कि अगर इस वक्त कार्रवाई नहीं करी जाती है तो फिर एमवीए काफी कमजोर नजर आएगी, और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहां पर है। अगर कार्रवाई नहीं करी जाती है तो फिर ऐसा भी कहा जाएगा कि एमवीए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ सूत्र ये भी कहते हैं कैबिनेट के अंदर कि अगर यहां पर कार्रवाई नहीं करी जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, अगर राइट्स तक की सिचुएशन आ जाती है, तो फिर आगे चल के ये बिल्कुल रास्ता बन जाएगा कि सरकार गिरने का। तो फिर हर कीमत पे सरकार को एक्शन तो लेना ही है। इसके साथ ही साथ जो राज ठाकरे ने अपनी जो 3 पेज का उन्होंने आह्वान किया था लोगों से, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये भी है जिसकी चर्चाएं काफी हो रही हैं, और ये है कि एक बार फिर से राज ठाकरे ने शरद पवार के ऊपर हमला बोल दिया है। ना सिर्फ उनके सेक्युलर इमेज पर हमला बोला है कि कहा कि आप तो कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, साथ ही साथ एक पर्सनलाइज्ड पॉलिटिकल अटैक भी कहा जाए, क्योंकि उनको ये कहा है कि वो नॉन रिलीजियस हैं, धर्म को मानने वाले नहीं हैं। तो एक तरफ अपनी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो भी आगे लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने कल निशाना साधा है। बाला ठाकरे की मेमोरी को उन्होंने इन्वोक किया और कहा कि बाला साहेब ठाकरे भी कहा करते थे कि लाउड स्पीकर्स को बंद करवाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने कहा क्या वो अपने पिताजी की बात को सुनेंगे या फिर शरद पवार को ही फॉलो करते रहेंगे जिनकी वजह से वो सत्ता में आए हैं। तो राजनीति ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल कम नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी है कि वो ना तो ये चाहेंगे कि राज ठाकरे के ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो प्रोमिनेंस में आ जाएं, क्योंकि लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर पहले ही काफी सुर्खियों में बने हुए राज ठाकरे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो भी मुसीबत है। तो कैच 22 जैसी सिचुएशन है। फिलहाल नोटिस राज ठाकरे को दिया गया है। औरंगाबाद में मामला जरूर एफआईआर वहां पर ले ली गई है। ग्राउंड जीरो पर तनाव थोड़ा बना हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे राज्य में इस वक्त अलर्ट पे है। जी। तो ये तो मुंबई की स्थिति आपने पंकज दिखाई, लेकिन इस तरीके के कई और शहर होंगे महाराष्ट्र में जहां पर स्थिति को संवेदनशील समझते हुए पुलिस ने वहां पर फोर्स ज्यादा बढ़ाई होगी और ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई होगी। कौन सी ऐसी वो जगह है? देखिए नेहा, सबसे पहले तो जहां पर 1 मई को राज ठाकरे ने रैली करी है वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर कम्युनल फॉल्ट लाइंस काफी अपेरेंट थी, और इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, एमएनएस के डिस्ट्रिक्ट के जो पदाधिकारी हैं, उनको पहले ही वहां पर नोटिस दे दी गई और ये कहा गया कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। पहले ही जैसा कि मैंने कहा, जो औरंगाबाद की रैली थी जो आयोजित की गई थी, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सेक्शन 153 लगाया गया है, 116 लगाया, 117 लगाया है, यानी अपनी तरफ से जो इनिशियल कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पुलिस ने जरूर कर ली है। साथ ही साथ मुंबई के जो पास के सैटेलाइट टाउन है नवी मुंबई, हमने वहां पर देखा कि किस तरीके से सुबह कुछ मनसे के कार्यकर्ता थे जिन्होंने लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। वक्त रहते उन पर एक्शन ले लिया गया। फिलहाल मुंबई से या आसपास के इलाकों से ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है जहां पर मनसे के कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसी हरकत करी हो। लेकिन दिलचस्प बात तो नेहा यहाँ ये भी है कि कल जो लेटर लिखा गया था उसमें इस बार सिर्फ मनसे कार्डर्स को यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि आप जहां जहां पर लाउडस्पीकर पर आजान सुन रहे हैं वहां पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं। उन्होंने कहा है कि वो अपील करते हैं तमाम हिंदू भाई बहनों से, यानी अब जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि राज ठाकरे अब इस हनुमान चालीसा के मुद्दे को लोकलाइज नहीं रखेंगे, इस मुद्दे को वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इस एक मुद्दे ने मानो उनको एक नई जिंदगी दे दी है पॉलिटिकल लाइफ में आने की, और जितना बड़ा कर सकते हैं इस मुद्दे को करेंगे। इसलिए अब उन्होंने इस मुद्दे को तो मानो एक पूरा नेशनल इश्यू दे दिया है, पूरा कहा है देश भर में उनके जितने हिंदू भाई बहन हैं उनको अब ये काम करना है। जी 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 इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश यहां पर राज ठाकरे की ओर से की जा रही है, तभी आज की डेडलाइन भी दी गई थी और आज वक्त पूरा होने पर आपने देखा किस तरीके से मुंबई में व्यापक तैयारियां की गई हैं। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर हिंसा हुई और उसके बाद किस तरीके से जोधपुर में माहौल है। तो जोधपुर में हिंसक झड़प हुई और उसके बाद जबरदस्त सियासत हो रही है। गहलोत सरकार और बीजेपी इस मामले में आमने सामने है। सीएम गहलोत सीधे सीधे बीजेपी और संघ को इस झड़प के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि गहलोत राजस्थान संभाल ही नहीं पा रहे। धार्मिक झंडों को लेकर शुरू हुई हिंसा कल भी जारी रही। शहर के कुछ इलाकों में गाड़ियों पर हमले किए गए और तोड़फोड़ हुई। हिंसा के आरोप में अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसे देखते हुए 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा उसी दिन रात से बंद कर दी गई थी जब इस पूरे हिंसा की शुरुआत हुई थी। मंगलवार को भी हिंसा हमने सुबह में देखी। गृह राज्य मंत्री की अगुवाई में जांच कमेटी अब बिठा दी गई है जो इस पूरे मामले में जांच करेगी और ये बताएगी कि आखिरकार ये हिंसा क्यों हुई और किसकी साजिश का नतीजा है। जो शहर अपनेपन के लिए जाना जाता था और जहां का आपसी भाईचारा मिसाल बनता था, वहां लोगों के हाथ में पत्थर आ गए। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में ईद के दिन राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में ईद के एक दिन पहले आधी रात को जो बवाल शुरू हुआ वो मंगलवार को और भड़क गया। ईद की नमाज अदा होने के बाद दिन भर जोधपुर में छिटपुट घटनाएं होती रही। कई जगह पथराव हुआ। पुलिस को रह रहकर लोगों को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 97 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। पूरे जोधपुर जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। मैसेज से लेकर सोशल मीडिया पर पूरी रोक लगा दी गई है। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। हम आश्वस्त करते हैं कि गलती जिसने भी की, बदमाशी जिसने भी की, चाहे वो कोई है, 100% उसके खिलाफ एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये सारा बवाल रविवार की रात जोधपुर के जालोरी गेट पर हुआ। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर पहले भगवा झंडा लगाया गया, जिसे उतारकर चांद तारे वाला झंडा लगा दिया गया, जिस पर बवाल हो गया। प्रशासन ने बाद में दोनों ही झंडों को हटाकर तिरंगा लगा दिया, लेकिन तब तक शहर की फिजा बिगड़ चुकी थी। सनीचरजी थाना इलाके में 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े गए। एक एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई। बाइकें जला दी गई। विधायक के घर के बाहर भी गाड़ियां तोड़ी गई। हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था। और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में
जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। जालोरी चौराहे पर अब पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरएसी के साथ फ्लैग मार्च भी किया। राजस्थान में अगले साल चुनाव है और हिंसा के भी सियासी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। अशोक शर्मा के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। जोधपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। सुनिए इस मामले पर सीएम का क्या कहना है। अशोक जी, ये क्या चल रहा है राजस्थान में? कभी करौली तो कभी जोधपुर। देखिए, जोधपुर में जो घटना मैंने अभी बताया आपको कि जिस प्रकार से ये एजेंडा है इन लोगों का, बीजेपी का, आरएसएस के लोगों का, पूरे देश के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है। हमारे यहाँ चुनाव में 18 महीने बाकी है। अभी से इन्होंने राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान को लेके बड़े चिंतित है। हमने यहाँ पर 3 साल 3.5 साल होने आए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करी है हर क्षेत्र के अंदर। चाहे कोरोना का चैलेंज हो हमारे सामने, तब भी बजट के माध्यम से यहाँ पर जो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, हमने यहाँ पर पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य राजस्थान है जहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल गई सब लोगों को, 10 लाख का बीमा मिल गया है। और जिस प्रकार की उपलब्धि यहाँ पर हर क्षेत्र में हो रही है, उससे बीजेपी वाले घबरा करके इन्होंने अभी से ही जो आतंक मचाना शुरू किया जानबूझ करके, इनके खुद के हाईकमान के लोगों के इशारे हैं इनके ऊपर, उसी रूप में कार्रवाई कर रहे हैं। हम इनको हर जगह रोक रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी आज तक नहीं हुई है। तीनों घटनाएं जो आपने बताई है, करौली की, राजगढ़ अलवर की और जोधपुर की, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। छोटी मोटी मारपीट हुई है, कोई दुकानें जलाई गई है और कुछ नहीं हुआ है। और आप निश्चिंत रहें, हमारा प्रयास है राजस्थान में शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में बना रहे। एक बार भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था किस तरीके से अपनी कायम रख रहा है, उसकी मिसालें दी जा रही हैं। तो यहां पर जब पता था कि उत्सव के दौरान ऐसा हो सकता है, संवेदनशील मामला है, तो उत्सवों पर अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं? देखिए, वहां यूपी में ना तो कानून का राज है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं और तो और फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी के अंदर पत्थरबाजी हुई है। ये नहीं कह सकते हम लोग, हर प्रदेश के अंदर इनका जो एजेंडा है उसके कारण से दंगे भी हुए हैं रामनवमी पर। अशोक गहलोत जी, आप पर आरोप लगते हैं कि आप खुद नहीं जा रहे हैं वहां पर, मंत्रियों को, 2 मंत्रियों को भेज दिया। आप पर आरोप लगते हैं तुष्टीकरण के। तो यहां पर क्या आप कह पाएंगे कि धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी राजस्थान में? धर्म के नाम पे कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे काम में सरकार का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि पुलिस कार्रवाई करे बिना देखे किस जाति का है, किस धर्म का, किस वर्ग का, किस राजनीतिक पार्टी का है। जो दोषी है उनको सजा मिलेगी, तभी जाके दंगे रुकते हैं और तभी जाके शांति स्थापित होती है। ये हमारा खुद का मानना है कि ऐसे वक्त में जो क्राइम करता है या जो दोषी है, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा विश्वास इस बात के अंदर है। और मेरे सहयोगी देव अंकुर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जोधपुर से जुड़ गए हैं। देव अंकुर, देखिए, धारा 144 का लगाना, इंटरनेट सेवा बंद कर देना, इन तमाम बातों का होना जोधपुर में इस बात की ओर इशारा करता है कि वहां पर बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या इसके बावजूद स्थिति काबू में है, नियंत्रण में है, या फिर अभी भी वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल सिर्फ लाहौरी चौक नहीं बल्कि तमाम अन्य जगहों पर लगाया गया? बिल्कुल नेहा, मैं आपको जो अभी वस्तु स्थिति है उससे पहले अवगत करा दूं। मैं यहाँ पर जालोरी गेट है वो बिल्कुल मेरे सामने है। कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, जालोरी गेट के बीचों बीच जो आप बुत देख रही हैं, स्टैचू देख रही हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा का है। जो लोगों का आरोप है वो ये है कि 3 मई को अल सुबह करीबन 12:30 बजे इस बुत को कवर कर दिया गया हरे रंग के झंडों के द्वारा। तो पहला ये आरोप था। दूसरा ये आरोप था कि जो भगवे झंडे लगे हुए थे इस
सर्कल के चारों ओर उन झंडों को हटा दिया गया। उसके बाद हिंसा भड़की और उसके बाद जो क्लैशेस हुए उसमें पुलिस ने उनको लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, टीयर गैस शेल्स का उपयोग किया। पर जो अभी की स्थिति है, जो 4 मई की सुबह की स्थिति है, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं आपको किस तरह से पुलिस का जो है वो भारी बंदोबस्त किया हुआ है। आसपास के इलाकों से जो लोग हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल जो आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए लोग जाना चाह रहे हैं या फिर जो स्कूल बच्चे जाना चाह रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। पर आप देख सकते हैं किस तरह से कई सीनियर पुलिस के अधिकारी वो यहां पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि नेहा स्थिति को किसी तरह से काबू में रखा जाए। फिलहाल 90 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है, वो रात को 1 बजे 3 मई को ही लगा दिया गया था। इसके अलावा 10 थानों में कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है और पुलिस की कोशिश है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि इसके आसपास के इलाकों में नेहा सीसीटीवी सर्वेलेंस काफी जबरदस्त तरीके से की जा रही थी पहले से, और जो अबे कमांड सेंटर है यहाँ पर जोधपुर में, उसमें वहां पर सारी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग्स हैं। तो लोगों की पहचान की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने दंगा भड़काया, कौन जो लोग थे जिन्होंने लोगों पर हमला किया। क्योंकि कहा जा रहा है कि न केवल डंडों से पर तलवारों से लोगों को अटैक किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से राइट कंट्रोल व्हीकल, दंगा नियंत्रण वाहन जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो पुलिस है उनका भारी बंदोबस्त है। कई जो लोग हैं जिनको घायल अवस्था में ले जाया गया था उनका उपचार इस समय चल रहा है नेहा। इसके अलावा जो पूरी कार्रवाई है उसमें जो 2 एडीजी हैं उन्होंने देर रात को लगभग 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जो आम लोग हैं उनको तंग नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, पर जो कोई भी जिम्मेवार था दंगों के लिए उनको बिल्कुल बुक किया जाएगा और कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवंकुर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। सन्यासी का व्रत लेकर पूरे 28 साल के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव में रुके। मौका बेहद भावुक रहा क्योंकि योगी ने अपनी मां के पैर छुए तो मां ने दुलार और आशीर्वाद दिया और योगी ने पाँच साल बाद योगी अपने पैतृक गांव आए और 28 साल बाद पहली बार घर पर रुके। योगी अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने पंचूर आए। उत्तराखंड का उनका 3 दिन का दौरा है। घर के लोगों से लेकर रिश्तेदारों के चेहरे पर चमक थी। योगी अपने भाई के बेटे को दुलारते नजर आए। योगी के लिए उत्तराखंड का ये दौरा दिल के करीब था। रह रहकर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा था। यमकेश्वर में उन्होंने अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर योगी की आंखें भर आई। उन्होंने स्कूल में उनको पढ़ाने वाले गुरुओं का भी सम्मान किया। जनसभा में योगी ने कहा कि उत्तराखंड के युवा पलायन की जगह यही अवसरों का इस्तेमाल करें। योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी उत्तराखंड की पूरी धामी सरकार और इसके बड़े नेता योगी के साथ नजर आए। यूपी में दूसरी बार पार्टी को सत्ता दिलाने वाले योगी उत्तराखंड में एक सीएम से ज्यादा एक बेटे की भूमिका में दिखे।
कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ मंजीत नेगी, आज तक। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोपीय दौरे की। आज तीसरा दिन है। आज कोपेनहेगन में उनकी कई देशों के पीएम के साथ बैठक है। इसके बाद वो इंडो नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ही पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो थोड़े वक्त के लिए द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो आज का कार्यक्रम आपको दिखा देते हैं। दोपहर 12:55 से 3:45 तक नॉर्वे, स्वीडन, इन तमाम देशों के साथ मुलाकात। 4:15 से 5:30 बजे इंडो नॉर्डिक सम्मेलन। 8:45 बजे ऑर्ली एयरपोर्ट पर आगमन और रात 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन एलएसी पैलेस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। रात लगभग 10:30 बजे भारत फ्रांस द्विपक्षीय बातचीत होगी और इसके साथ ही नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड के पीएम से आज ही चर्चा का कार्यक्रम है। भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। रोना धोना करने वालों का काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है, राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट करके बताया है कि बाला साहेब ठाकरे ने भी वही बात कही थी जो आज राज ठाकरे कह रहे हैं। इस ट्वीट में दरअसल ये वीडियो बाला साहब ठाकरे का, जिसमें वो लाउडस्पीकर हटाने पर जोर दे रहे हैं। लाउडस्पीकर विवाद जो पिछले काफी दिनों से महाराष्ट्र में सुर्खियों में बना हुआ है। इस वीडियो में दरअसल बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार आई तो सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी, मस्जिद से लाउडस्पीकर नीचे किए जाएंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद।
और इस बीच बड़ी खबर नवनीत राणा से जुड़ी हुई, जो कि भाईकला जेल में बंद थी। वहां इस जेल से उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर उनसे जुड़ी हुई, जेल से अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया गया। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब उनके वकीलों ने यही कहा था कि मेडिकल सुविधा जेल में नहीं मिल रही है। अब नवनीत राणा को इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया है। नवनीत राणा दरअसल हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह का मामला उन पर दर्ज हुआ था, जिसके तहत उन्हें और उनके पति को जेल भेज दिया गया था। अभी सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन इस बीच भाईखला जेल से जेजे अस्पताल नवनीत राणा को भेज दिया गया है, अस्पताल शिफ्ट किया गया है।